मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उठ गए हो और चाय नाश्ता कर लिया तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हम कुछ केमिस्ट्री के फटाफट बढ़िया से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके चलिए शुरू हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर है कि डाईहेड्रल एंगल हमें बताना है। ठीक है, डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल फॉर्म, मतलब लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। इथेन जो है दो तरीके के कन्फॉर्मर्स बनाता है, एक एक्लिप्स्ड, ठीक है, और दूसरा स्टैगर्ड। तो लीस्ट जो स्टेबल फॉर्म होती है उसकी वो होती है स्टैगर्ड। अब बात आती है डाईहेड्रल एंगल कौन सा होता है। तो लाइक अगर आप अपनी इस तरीके से नोटबुक खोलते हो, तो जब ये नोटबुक खुलती है तो इस तरीके से बन जाएगी। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा इसको डाईहेड्रल एंगल कहा जाएगा। और एक्लिप्स फॉर्म में ये ऑलमोस्ट आसपास ही होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जीरो हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस। ठीक है, नोबल गैस को इनर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें इनके लिए इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि नोबल गैस जो है ये बहुत ही लिमिटेड पानी के अंदर घुलती है। ठीक है, अगले का नोबल गैस के बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। देखो ये स्टेटमेंट इनकी गलत है। नोबल गैस के तो बल्कि काफी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। रीजन क्या है, ये ज्यादातर मोनो एटॉमिक होती है। अब मोनो एटॉमिक होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस के चांसेस ही नहीं होते कि कुछ वैन डर वाल्स फोर्सेस में बन पाएंगे। इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है इसका वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, उसकी HBr के साथ रिएक्शन कराई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो जब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो आपको कौन सा रूल लगाना होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव। ठीक है, ये रूल आप यहाँ पे लगाते हो। ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा होता है मार्कोनिकॉव के। ठीक है, आपको पता ही होगा मार्कोनिकॉव रूल कब लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल तब लगेगा, मतलब जब लगता है तो उसमें आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो वहां जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव में इसका उल्टा हो जाएगा कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम से कम हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और Br लग जाएगा इसके पास। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है आपको 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1368 10⁻³ हर्ट्ज। इसका हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। देखो वेवलेंथ का सीधा फॉर्मूला होता है C/μ। सी की वैल्यू अगर नहीं भी दे रखी होती तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सी होता है 3 × 10⁻8, और ये आपको दे दिया 1368 और 10⁻3। ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻5/1368। हम इसको क्या कर देते हैं, 3 जीरो दे देते हैं। तो 3 जीरो देने के बाद ही हो जाएगा हमारा 3000। 10⁻2 बचेगा और अपॉन है 1368। थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 1500 हो जाएगा। ठीक, 12, 2 8 16, 2 चौक 8। ठीक है, ये 750 हो जाएगा। अभी थोड़ा और कैंसिल हो सकता है, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10। एंड ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 171। अब देखो इनको आप डिवाइड करके देख लेना कि भाई क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एक तरफ है हमारा 375 और एक तरफ है 175। इनको बस आपने क्या करना है, डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री इतनी थी, इसके बाद सिर्फ गणित रह गया, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा था कि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय के अंदर कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो लिखा है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयन आर कलरलेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ज्यादातर जो लेंथेनोइड होते हैं ना ट्राइवेलेंट में ज्यादातर कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है। बाकी ये वाली ठीक लिखा है कि एक्टिनोइड जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो लेंथेनोइड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, वही 5f ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल, उनकी वजह से। बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस रिएक्शन से बनने वाला है। ठीक है, चलो रिएक्शन करके देखते हैं। तो हमारे पास है एसीटोन CH3 और CH3। यहाँ पर हमको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr। तो ये जो MgBr है ये इससे अटैच होगा ये कार्बन के साथ,
तो CH3CH3 C2H5 और ये जो O है OMgBr, इसके बाद ये H3O+, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास CH3COH C2H5 और CH3। अब हमें क्या करना है, इसका IUPAC नेम देखना है, ठीक है। तो 2 3 4, तो सॉरी 1 2 3 4, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर इसका हो जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेट, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ये तो चैप्टर हट चुका है हमारा, ठीक है। हम इधर की तरफ आ जाते हैं। लिखा एसिड स्ट्रेंथ दी हुई है HF HCl HBr HI, ठीक है, सही लिखा है ये। इसका स्टेटमेंट सेकंड लिखा हुआ है, एज द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखा आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आपको हिंसबर्ग रिएजेंट याद होगा, तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हाँ, तो जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो होता है ये, ठीक है। तो इससे 1 डिग्री वाला रिएक्ट करता है और जो सॉलिड देता है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट तो कर जाता है पर सॉल्युबल नहीं हो पाता, और 3 डिग्री वाला तो है रिएक्ट करता है नहीं। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना 1 डिग्री कौन सा है। तो इसमें जो 1 डिग्री अमाइन है वो ये थर्ड वाला है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो उसके अंदर सॉल्युबल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको ये बताना है, ठीक है। इनमें से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। सबसे पहली जो रिएक्शन है ये साफ दिखाई दे रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन मेटल डिकम्पोजिशन है, इसमें एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, क्रोमियम को यहाँ से हटाई दे रहा है। अगली जो है ये एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ी होगी रिएक्शन, ठीक है, लेड नाइट्रेट वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। देखिए इन दोनों का सीधा सीधा रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला दो टॉपिक है ये हट चुका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब हम इधर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो पी, ये तो आपको डायरेक्ट नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है। PCl5 जो है ये है ट्राइगोनल प्लेनर, SF6 6 बॉन्ड आ रहे, तो ऑब्वियसली ये होगा ऑक्टाहेड्रल। Br5, इसमें अगर हम देखें तो ब्रोमीन के बाहर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 तो फ्लोरीन ले गया, 1 2 3 4 5, तो इसके पास ये एक लोन पेयर बच गया, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और BF3 तीन ही है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है। लिखा है फॉलोइंग ग्लूकोज वर फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ही यूरिया है और 10 ग्राम ही सुक्रोज भी है, ठीक है। 250 ml में आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, ये दोनों तो है कांस्टेंट, हटा देते हैं इनको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सीधा सीधा पाई का रिलेशन किसके आ गया, सी से। अब सी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे भाई वॉल्यूम है वो भी सबकी बराबर है, इसको भी हटा देते हैं। तो अब पाई का रिलेशन किसके साथ बचता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास भी यहाँ पर सबका सेम ही दिया हुआ है, तो अब सीधा सीधा कौन बच जाता है हमारे पास, मोलर मास, ठीक है। देखो पाई का फॉर्मूला डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है, पर एम के इनवर्स में आ रहा है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो पाई भी वैल्यू कम आएगी। अब मोलर मास इसमें सबसे ज्यादा देखो किसका आएगा। अब देखो फॉर्मूले से ही गैस कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो आने वाला है वो सुक्रोज का आने वाला है, सेकंड नंबर पर ग्लूकोज का आने वाला है, ठीक है। और सबसे कम जो मोलर मास आएगा वो आएगा हमारा यूरिया का। चाहो तो हम निकाल के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे कम जो आएगा यूरिया का आएगा, करीब 60 के करीब आता है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया होता है C12 + 4
और 28 प्लस 16, 30, 40, 50, 60, तो ये सिर्फ 60 आ रहा है और ये 180 आ रहा है। अब ये 180 से भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा यूरिया के अंदर, ठीक है, मतलब P2 सबसे ज़्यादा आएगा। फिर आएगा ग्लूकोज के अंदर और सबसे कम आएगा सुक्रोज के अंदर। तो 213 ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला एक और न्यूमेरिकल है। हमें इस बार मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है NaCl, HCl और CH3COONa का, ठीक है। हमको निकालना है CH3COOH। तो देखो, अगर हमको निकालना है CH3COOH तो ये हमें कौन कौन दे सकता है? एक तो ये देगा CH3COONa, और इसमें हमें किसको डालना पड़ेगा? HCl को, ठीक है। पर इन दोनों से हमें अगर इसको बनाना है तो हमें यहाँ से फालतू के Na और इस Cl को हटाना पड़ेगा। तो हम इसमें से Na और Cl को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब CH3COONa का कितना दे रखा है? ये दिया हुआ है आपको 426.16। HCl का कितना दिया? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दिया हुआ इसका, सॉरी। NaCl का इतना है 126, HCl का ये है और इसका ये है। तो हम इसमें 91 प्लस HCl 426.16 और इसमें से माइनस कर देंगे इसको NaCl को। NaCl हमारा 126, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 426.16 और 91, 7 9 2 11, 517.16। अब 517.16 में से 126 हमें माइनस करना है। नहीं, 126.45 है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। देखो 7.1 हमको किसी एक में दिखाई पड़ रहा है। ये 0 आ जाएगा और 51 में से ये 9 आ जाएगा। 4 बचा 3, 390.7 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक इधर उधर हो जाए तो आप ज़्यादा मतलब माइंड मत करना, मुझे बस कमेंट में बता देना कि मास्टर यहाँ गलती हो गई, ठीक है। क्योंकि इस समय रात का भी समय हो गया, थकावट भी काफ़ी है। बस मैं चाहता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर सको। और अगर आप बताते हो कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती है तो इससे मुझे और अच्छा लगेगा कि पता चलेगा एटलीस्ट दिमाग खोल के कोई तो बच्चा देख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है EDTA क्या होता है? इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। देखो आपने इसका स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है, देखा है, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड जो होता है ये हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। जिसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं, ये वाले, और 2 होते हैं इसमें नाइट्रोजन के ग्रुप, ये वाले। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? खैर वैसे इसका आंसर डिस्टिलेशन है, पर इसको करने की जरूरत नहीं, चैप्टर हमारा डिलीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। वैसे है तो ये भी डिलीट, वैसे इसका आंसर चेन और डाइमर बनाते हैं ये, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का, वो कौन सा वो पार्टिकल जो है वो करता है? देखो ट्रिटियम जो होता है ये हैवी आइसोटोप होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट जो मास नंबर है वो कितना है? 3 है। तो मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे रिलीज होना है बहुत फास्ट, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा उसको बीटा पार्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये रिलीज करने वाला है बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा ये ब्रेवी स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड स्टेट का था, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए अगला एक IUPAC नेम है, हमको बताना 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन, तो मतलब 10 कार्बन गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कार्बन आ रहे हैं। अब सेकंड पे और 6 पे मिथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है और 4 पे इन है, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए कमेंट में आप मुझे बाकी के जो कंपाउंड्स हैं ना इनके नाम बना के बताइए कि इनके नाम क्या बनने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
लिखा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब भी होता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, सेट-जैफ रूल। अच्छा ह्यूम्स रूल कब लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। हकल्स रूल कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब हम ये देखते हैं कि भाई एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिसिटी। अच्छा हॉफमैन रूल मालूम किसी को कब कब लगाते हैं, हॉफमैन देखा जाए तो इसका ही एक कॉन्ट्रावर्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रूल होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेटजेफ की जगह हॉफमैन रूल लगता है और ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव है, ऐसे ही करीब करीब आप इसको मान सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो ब्लास्ट फर्नेस ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन करेगा। देखो टिंडल इफेक्ट जो कर सकता है वो होते हैं कोलॉइड्स। अब हमको ये देखना है कि इसमें से कोलॉइड कौन बनाएगा। ट्रू सॉल्यूशन है, इसका भी ट्रू सॉल्यूशन है, ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, तो इसका आंसर हो गया स्टार्च। स्टार्च नहीं बनाता, वो कोलॉइड बना देगा। ये पॉलीमर नहीं है हमारे सिलेबस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पीकेबी ऑफ डाई इथाइल अमाइन और पीकेए एसिटिक एसिड दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन पीएच। देखो ये सॉल्ट है तो सॉल्ट के पीएच के लिए हम निकालते हैं फॉर्मूला 7+1/2 क्या था, पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, अब इसमें हमको रखनी है इनकी वैल्यूज, तो ये है 7+1/2, पी के ए 4.77 माइनस पी के बी 3.27। अब इनको माइनस करना है। ठीक है चलिए देखते हैं, 4.77 में से माइनस करना है 3.27, तो ये बचेगा 1.50। ठीक है, अब 1.50 का भी क्या कर देना है, हमको हाफ कर देना है। तो मतलब जो भी है ये 7 से तो प्लस ही आंसर आना चाहिए, उतना ही आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है एक सेकेंड, तो इधर आप 7+1/2 और 1.5 कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये तो है कि ये वैल्यू 7 से थोड़ी सी तो बड़ी ही आएगी। अब 7 से बड़ी एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पर और वो है ये। अच्छा 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हाफ, देखो 1 तो हो नहीं जाएगा, 1.5 का आध कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 का हाफ 0.5 हो गया, इसका 0.25 हो जाएगा, तो 0.75 करीब हो जाना चाहिए इसका। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीसी डेफिशिएंसी इनमें से किसकी वजह से हो सकती है, तो वो है ये। देखो ये होता है हमारा साइनोकोबैलामिन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से जो एनीमिया हमको होता है उसको परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। सॉरी, ठीक है ये हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सी एक्स बॉन्ड की एंथैल्पी का सबसे सही ऑर्डर क्या है। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, तो पहला ही इसका ऑप्शन सही है। अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये डिलीट है तो हम इसको नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन जो है इसका वो है 78%, और अब जो बच गया 22% वो हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, तो इनको डिवाइड करते हैं। 12×5 = 60, 12×6 = 72 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 12×5 = 60 हो जाएगा, ये पूरा 22 आ गया। अब इस मोल वैल्यू को स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको भी 6.5 कर दो, इसको भी 6.5 कर दो, तो ये तो 1 आ गया। अब देखो 7×3 = 21 होता है और ये 6.5 है, तो ये भी करीब करीब तीन, देखो 4 टाइम नहीं होगा क्योंकि 24 हो जाएगा, तो ये करीब करीब 3 टाइम चला जाएगा। तो इन दोनों के हिसाब से जो सही ऑप्शन बनता है हमारा वो CH3 बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखा अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल halide वन विच इज कोवलेंट एंड soluble इन वाटर। ठीक है, अगर हम इनको ऑर्डर देखें तो ये होता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। इसमें से बेरिलियम बहुत छोटे साइज होने की वजह से पोलर कंपाउंड ना बना करके
कोवलेंट कंपाउंड बना देता है, ठीक है। इसी चीज को एनोमलस बिहेवियर नाम दिया जाता है। लिथियम भी वैसे ऐसे ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BF3 प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। तो BF3, बोरोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। फ्लोरीन के बाहर होते हैं 7 इंटू 3, तो 7 या 21, 22, 23, 24। इसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 या 24 आ जाएगा, तो एक S बचे हुए 2 P, तो sp2। अब इलेक्ट्रॉन कितने बाहर हैं इसके पास? 3 F है। इसके साथ बना दो, इसके साथ बना दो, इसके साथ बना दो, 3 इसके पास खुद के हैं, तो 2 4 6 6 हो जाएंगे। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए चलिए अब देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन में आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, और बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है √n और n+2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास है FeCN6 3। तो यहाँ पर जो Fe है वो है हमारा 3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी Fe जो है हमारा वो है 3 पॉजिटिव, यहाँ पर Fe है हमारा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर भी जो Fe हमारा वो करीब करीब 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील्ड कवर इन कंट्री जिम्बाब्वे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26 हो गया, ठीक है। तो अब ये 3D5 भी है, तो आर्गन 4s2, 3D6 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 3D5, ये भी हो जाएगा 3D5। ये 2 पॉजिटिव है तो 3D6, ये 2 पॉजिटिव है तो 3D6। अब हमको ये देखना है कि भाई जो Cn है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब पेयरिंग करवा दी जाएगी। और H2O जो है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग जो है वो नहीं करवा सकता। क्वेश्चन काफ़ी मतलब समय लेने वाला है, बट ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3D5 अगर ऐसे हैं, ठीक है, और 6 Cn है, तो ये क्या करेंगे, इधर इसकी पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है। तो ये कराएगा इसकी पेयरिंग, लाइक इसमें एक है, 2, 3, 4, 5, अगर ये पेयरिंग होती इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, तो इधर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। H2O जो है ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो इसमें टोटल 5 बचेंगे। अब जो CN6 है ये स्ट्रॉन्ग है, ये पेयर करवा देगा, तो इसके पास तो एक भी नहीं बचेगा, तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 0। देखा जाए तो ये भी नहीं करवा पाएगा, पर इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके पास बचेंगे 4। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है इनका बोर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, और ऑप्शन मैच करना है आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये कोई रिएक्शन हमको दी हुई है, अमाइन है, अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट इसको बना दिया है। अब देखो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये कब कन्वर्ट होता है, जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम ऊपर छूट गए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इतनी दी हुई है। अब देखो एंथैल्पी अगर आपकी माइनस में आ जाती है तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब इसमें देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसमें बराबर है, इसमें भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का नंबर 8 है, इसका 9 है, तो मतलब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। सोडियम का नंबर 11 है,
इसका नंबर 12 है, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। अच्छा, अभी Fe के अंदर हमने अभी देखा है, Fe3 पॉजिटिव हमने ऊपर लिखा था कि Fe3 पॉजिटिव क्या होते हैं, 3D5 होते हैं, मतलब 20 और 5 25। ठीक है, तो ये है फिलहाल यहाँ पर 25। अब मैंगनीज की बात कर लेते हैं। Mn है 25, तो इसमें बचे हैं 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तरफ 23 है और एक तरफ 25 है। Fe2 पॉजिटिव की हमने देखा है कुछ, हाँ, Fe2 पॉजिटिव में 3D6 है, तो इसका मतलब इसमें 25 और एक 26 इलेक्ट्रॉन है। और Mn2 पॉजिटिव में नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, इन दोनों के अंदर गड़बड़ कर दी हमने कुछ। ठीक है, Mn को देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील्ड कवर इन कंट्री जिम्बाब्वे, 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो अगर इसमें 2 पॉजिटिव निकलते हैं तो ये 23 हो जाएगा, इसमें 3 पॉजिटिव निकलते हैं तो ये भी 23 हो जाएगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब नहीं होंगे, Fe2 पॉजिटिव है तो 24 और Mn2 पॉजिटिव है तो 23। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो यहाँ पर ये है, Fe2 प्लस और Mn2 प्लस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इसमें से मेटामेरिज्म शो कौन करता है। देखो, मेटामेरिज्म हमारे सिलेबस में जो थे वो ईथर वाले दिए थे, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये 3 तो बराबर हो नहीं सकते, तो कौन होगा, यही वाला बराबर हो जाएगा, C2H5 C2H5। अगला अर्हेनियस क्वेश्चन, देखने में तो खतरनाक लग रहा है। अच्छा, इसमें स्लोप दिया हुआ है इसका, ठीक है, E A हमको फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ln k इज इक्वल्स टू ln माइनस E A अपॉन RT। ठीक है, चलिए, और हमको ई ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको स्लोप वाली रिएक्शन से क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, स्लोप होता है हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा मतलब चेंज करें तो कुछ इस तरीके का नहीं बन जाएगा, ई ए बाई आर इंटू 1/t। तो ये हो गया हमारा m, ये x और ये c। ठीक है, तो हमारा जो, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको, m जो बन जाता है हमारे पास स्लोप, वो बन जाता है ई ए अपॉन आर, और जो 1/t है ना वो x के इक्वल है। अब हमको ई ए तो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा m इंटू आर। अब m की जो वैल्यू है वो है -5 इंटू 10⁻³ आर दिया है हमको, हाँ आर भी दिया, 8.314। अब देखो, ये माइनस इस माइनस को तो काट देगा, तो हमारे पास होगा 5 चौक 20, 5 एक 5 और 2 7, 5 तिया 15, 8 पंजे 40 और 1 41, 41। हाँ हाँ, 41, फिर ये किलो जूल, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का अंडर आइसोथर्मल। देखो, आइसोथर्मल मतलब जो डेल्टा टी है वो हमारा क्या हो गया, जीरो, तो डेल्टा यू तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा यू हमारा एक इसमें जीरो है, एक इसमें जीरो है। अब ये रिएक्शन क्या दे रही है आपको, इरिवर्सिबल दे रही है। अगर इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी ऑब्वियसली बात है हमेशा जीरो से ज्यादा आएगी, रिवर्सिबल होती तो जीरो आ जाती, तो जीरो से ज्यादा आएगी मतलब जीरो के बराबर नहीं आएगी। तो जो इनमें से ठीक ठाक ऑप्शन है वो यही वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, z इज इक्वल्स टू 40 एंड z इज इक्वल्स टू 72 हैव सिमिलर एटॉम। देखो, ये नाम से पता चला लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होते हैं। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता, कुछ बड़े आराम से ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए, अगला एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। लिखा है विच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ठीक है, HFCl Br Hi, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, H2O H2S सेलेनियम टेलोरियम, इसमें लिखा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, Ka ज्यादा होना चाहिए और pKa कम होना चाहिए, इससे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो होता है।
अब देखो वाटर से ज़्यादा एसिडिक ये है, इससे ज़्यादा ये है और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। तो मतलब डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ये बढ़ रहा होगा और ये घट रहा होगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है? इसको बढ़ा दिया है। तो यही इसका आंसर है क्योंकि ये इसके अंदर मैच नहीं हो रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे न्यूमेरिकल है। आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। नहीं, मोलर हाँ, सॉरी। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 20, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.007 और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ये फाइंड करना है। चलिए ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। ठीक है, पता चल रहा है ना एसिटिक एसिड है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो इन दोनों को ऐड करते ही ये वैल्यू हो जाएगी 400। अल्फा फाइंड कर देते हैं, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम है हमारा 20, ये है 400। यूनिट देख लेते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साइमन सेंटी, हाँ तो ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20, तो ये 1/20 हमारा हो जाएगा। अल्फा हो गया हमारा 0.05। ठीक है, अब हमें के ए निकालना है। के ए का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। हम अपना अभी के लिए क्या करते हैं, बस सी अल्फा स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁻² और इसका भी स्क्वायर, तो 25 और 10⁻⁻4 हो जाएगी। और यह 1 2 3 7 × 10⁻³ 25 और 7, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 7 14, 15 16 17 और 10⁻⁻4 प्लस -3, ये हो जाएगी -7। अब हम 1 2 यहाँ तक आ जाते हैं तो माइनस का 5 रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। CH3COO मतलब सोडियम और प्रोपेनॉइड दिया हुआ है और इसमें से आपको एल्केन बनाना है, मतलब CO2 निकालना है। अब देखो CO2 निकालने का जो एकमात्र तरीका है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडा, लाइम। सोडा तो आपको दिया हुआ है, लाइम की जरूरत है। बस हो गया रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भाई इस रिएक्शन में हमको इंटरमीडिएट बताना है। वाह भाई, बड़ा भयंकर बात पूछी। ठीक है, देखो क्रोमाइल ऑक्साइड टाइप का है तो रिएक्शन जो होगी वो होगी इटार्ड। हमेशा याद रखना इटार्ड रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है वो ओक्रो बनता है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है वो ओक्रो बनता है। अब ओक्रो इसमें से देख लीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ये डायरेक्ट याद रखना था, थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन हो सकता है, पर लॉजिक जो है वो हर बार काम नहीं आते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेंजीन रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, समझ ही गए होगे। ये हो गई है हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टेरिफिकेशन। तो जो अगली लास्ट बची हुई है ये होती है हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर फाइंड करना है हमें किसी सॉल्यूशन का जिसमें बेंजीन और ऑक्टेन का जो मोल रेशियो है वो 3:2 है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो बेंजीन है ये 3 है और ऑक्टेन जो है वो 2 है। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालें तो 3/5 हो जाएगा और ऑक्टेन का निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 6 30 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉरी प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का दिया है 420 इंटू 0.4, 168 हो गया। बेंजीन की अगर हम निकालें, बेंजीन का दिया हुआ है 280 इंटू 0.6, तो 6 48 और 6 दूनी 12, 12 और 4 हो जाएंगे 16। ये दोनों ही 168 आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3,
336 ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर एक तो कीटोन ग्रुप है और एक है एस्टर ग्रुप, और जो ये हमको दिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, हाँ, तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये है हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस कर देता है पर एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब सिर्फ हमारा ये ही रिड्यूस होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो पहले ऑप्शन में ये तो है, इन्होंने इसको भी चेंज कर दिया, नहीं इसको ही चेंज नहीं किया, दोनों ही चेंज हो गए। और हाँ जी, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये कीटोन ही जो है ये कन्वर्ट हुआ है, एस्टर जो है वो एज इट इज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा? देखो स्ट्रक्चर करेंगे तो सबका क्लियर हो जाएगा। ये O है और इसके साथ 3Cl है, ये पोलर आएगा। ये एल्डिहाइड है, ये भी पोलर आएगा। इसका स्ट्रक्चर बैंड होगा, ये भी पोलर आएगा। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये पोलर नहीं आने वाला। अच्छा, ये वाला चैप्टर जो है ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको। अब इसमें हमें टोटल प्रेशर निकालना है। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, इससे पहले हमको पहले इनके टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो होगा, ऑक्सीजन दिया हुआ है 4, तो मास बाय मोलर मास। हाइड्रोजन दिया हुआ है 2, तो टोटल मोल्स निकाल देंगे हम इसके। तो ये तो आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, सॉरी 2 है ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ये 1/8। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसके लिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 0.125। तो जो टोटल मोल्स आ जाएंगे हमारे पास वो 1.125 आ जाएंगे। अब देखिए वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब जो प्रेशर आएगा वो आएगा 1.125 इंटू R इंटू टी, 273। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिजिट आसपास के ही दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई जो है आपको काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25.18 करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने केमिस्ट्री के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ या फिर ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नीट के पेपर तक मैं डेली बायो के और केमिस्ट्री के ऐसे ही क्वेश्चन डालता रहूँगा, तो उन्हें देखते रहना और अपने आप को प्रिपेयर करते रहना। एंड गुड लक फॉर द योर एग्ज़ाम नीट।